नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम भारत म्यांमार सीमा पर बसे एक बेहद ही रहस्यमयी और अनोखे गांव लोंगवा की जमीनी हकीकत को करीब से समझेंगे। सच मानिए, ये एक ऐसी जगह है जो नक्शों और राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही चूल्हे की आग पर पक रहा खाना एक साथ दो अलग अलग देशों में बन रहा हो? सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है, जो सीमाओं को लेकर हमारे आधुनिक नजरिए को सीधे चुनौती देता है। लेकिन लोंगवा के मामले में इसका जवाब 100% हाँ है। तो चलिए सबसे पहले इस दो राष्ट्रों वाले गांव की इस अजीबोगरीब भौगोलिक स्थिति को डिकोड करते हैं। नागालैंड के कोहिमा से लगभग 370 किलोमीटर दूर बसा लोंगवा गांव बाकी दुनिया से काफी कटा हुआ है, लेकिन इसका ऐतिहासिक और भू राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सचमुच इस पूरे गांव को ठीक बीच से काटती हुई निकलती है। और इस पूरे बंटवारे का सबसे मजेदार हिस्सा क्या है? यहाँ के पारंपरिक मुखिया या राजा, जिन्हें आंग कहा जाता है। मजे की बात यह है कि बॉर्डर लाइन सीधे आंग के घर के पेट से होकर गुजरती है। मतलब घर का आधा हिस्सा भारत में है और आधा म्यांमार में। और उनकी रसोई की वो आग बिल्कुल उसी विभाजन रेखा पर जलती है। अब ये समझना और भी दिलचस्प हो जाता है कि ठीक इसी कटी हुई सीमा रेखा पर इन गांव वालों की रोजमर्रा की जिंदगी आखिर कैसे चलती है। ये भौगोलिक बंटवारा यहाँ के लोगों के लिए एक बेहद ही अनोखी डेली रूटीन बनाता है। सड़क के एक तरफ भारतीय हिस्सा है, जहाँ लोगों के पास भारतीय नागरिकता है, बाजारों में भारतीय रुपया चलता है और मील के पत्थरों पर हिंदी लिखी होती है। और बस सड़क पार करते ही म्यांमार शुरू, वहाँ म्यांमार की नागरिकता, बर्मी क्यात मुद्रा और बर्मी भाषा चलन में आ जाती है। यहाँ के लोग बड़ी आसानी से दोहरी नागरिकता संभालते हैं और अपनी जेब में दोनों देशों की करेंसी रखते हैं। कौन सी करेंसी इस्तेमाल होगी, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान सड़क के किस तरफ वाली दुकान पर खड़ा है ना कमाल की बात। इसके अलावा एक और बड़ा विरोधाभास है, इनर लाइन परमिट। हम जैसे बाहरी लोगों को गांव के सिर्फ भारतीय हिस्से तक पहुंचने के लिए भी इस सरकारी दस्तावेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए, उनके लिए ये सीमा बस एक अदृश्य रेखा है जिसे वे रोजाना बेरोक-टोक पार करते हैं। लेकिन कहानी में एक पेच भी है। भले ही ये लोग एक ही जमीन और समाज साझा करते हैं, पर यहाँ की प्रशासनिक और शिक्षा प्रणालियां बिल्कुल अलग हैं। म्यांमार की तरफ के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक सिर्फ बर्मी और अंग्रेजी में ही पढ़ाई होती है। वहाँ हिंदी का कोई नामो निशान नहीं है। ये चीज़ गांव के भीतर गहराई तक बसी उस दोहरी पहचान को बहुत साफ तौर पर दिखाती है। अब जरा इस भौगोलिक अचरज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ के निवासियों यानी कोन्याक जनजाति के उस खूंखार और रोमांचक इतिहास पर नजर डालते हैं। लोंगवा का इतिहास यहाँ के कोन्याक लोगों से जुड़ा है, जिन्हें ऐतिहासिक तौर पर बेहद खूंखार योद्धा माना जाता था। दुश्मनों के साथ लड़ाई में वो हेड हंटिंग यानी सिर धड़ से अलग करने की प्रथा का पालन करते थे। ये जानना जरूरी है कि यह सिलसिला तब जाकर थमा जब इस इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। उनके इस इतिहास को तटस्थ रूप से समझना उनकी पूरी सांस्कृतिक यात्रा को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है। शोध से पता चलता है कि गांव में एक 83 साल के बुजुर्ग आज भी रहते हैं, जो उस हेडहंटिंग वाले दौर के अंतिम जीवित गवाहों में से एक हैं। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये प्राचीन लगने वाला इतिहास हमारे आज के समय के कितने करीब है। ऐतिहासिक युद्धों के बाद कुछ बहुत ही सख्त सांस्कृतिक अनुष्ठान होते थे। जब योद्धा जंग से लौटते तो बाकायदा जश्न मनाया जाता था। उनके चेहरों पर खास टैटू बनाए जाते थे और ये काम सिर्फ रानी ही कर सकती थीं। इसके बाद ये योद्धा पीतल के पारंपरिक हार पहनते थे, जो ये बताते थे कि उन्होंने कितनी जीतें हासिल की हैं। दरअसल ये पारंपरिक आभूषण सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं थे। हिरण के सींग से बने कान के कुंडल और वो पीतल के हार जिन पर छोटे छोटे चेहरे उकेरे गए होते थे, हर एक चेहरा एक सफल शिकार का सबूत होता था। ये चीजें उस योद्धा की बहादुरी का एक जीता जागता स्थायी रिकॉर्ड होती थीं, जिसका पूरी जनजाति में बहुत सम्मान था। तो अब सवाल ये है कि आज के इस मॉडर्न लोंगवा में अतीत की इस अनूठी विरासत को कैसे सहेज के रखा गया है। अगर आज कोई वहां के स्थानीय होमस्टे या आंग के म्यूजियम में जाए तो इस गहन इतिहास के तमाम अवशेष सलीके से सहेजे हुए मिलते हैं।
लकड़ी के विशाल ढोल जो त्योहारों पर बजते थे, पेड़ के एक ही तने को काटकर बनाई गई डाइनिंग टेबल, हॉर्नबिल पक्षी और बंदरों की खोपड़ियां, जंगली सूअर के हिस्सों से बुनी गई टोकरियां और यहां तक कि 1912 की पुरानी बारूद वाली बंदूकें। साथ ही एक प्राचीन पेड़ भी है जिसका इस्तेमाल कभी युद्ध की जीतों को प्रदर्शित करने के लिए होता था। ये सब कोन्याक शिल्प कौशल की एक शानदार तस्वीर पेश करते हैं। पर बात सिर्फ युद्ध के हथियारों की नहीं है। उनकी रोजमर्रा की संस्कृति, उनकी पारंपरिक रसोइयों में भी साफ दिखता है। इन रसोइयों के ठीक बीच में एक बड़ा सा चूल्हा होता है। इलाके की भारी बारिश से बचने के लिए ये लोग लकड़ियों को घर के अंदर ही स्टोर करते हैं और आग के ठीक ऊपर टोकरियां लटकाकर मांस और मिर्च को सुखाने का उनका अपना एक बेहतरीन इंडोर सिस्टम है। और ये सिर्फ इतिहास को म्यूजियम में सजाना नहीं है, बल्कि एक जीवित परंपरा है। आज भी वहां लोग अपना रोज का खाना अपनी पारंपरिक थालियों और मिथुन जानवर की हड्डी से तराशे गए खूबसूरत कटोरों में खाते हैं। गांव के होमस्टे में रुकने से इस संरक्षित जीवन शैली को बिल्कुल करीब से महसूस करने का मौका मिलता है। कोन्याक जनजाति का यह सफर एक बहुत बड़े और शक्तिशाली बदलाव को दर्शाता है। जैसा कि कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी के आने के साथ इस क्षेत्र में शांति का प्रसार हुआ और इसी शांति के साथ वो हेड हंटिंग की प्रथा भी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। उन्होंने अपने अतीत का सम्मान करते हुए एक शांतिपूर्ण वर्तमान को अपनाया है। और यही सारी बातें हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। आज के दौर में जहां नक्शों पर आधुनिक सीमाएं इतनी कठोरता से खींची जाती हैं, तो क्या प्राचीन जनजातीय जमीनें इन खूबसूरती से धुंधली वास्तविकताओं को हमेशा के लिए ऐसे ही बरकरार रख पाएंगी? प्राचीन विरासत और मॉडर्न भू राजनीति का ये टकराव वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। लोंगवा गांव के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।